Welcome to The Warrant, the podcast series by C3, the Center for Criminal Justice Reform and Capacity Building. Today's focus is on the prosecution of serious sexual violence cases, and we have with us today Mr. Rana Hassan Abbas, who is currently working as an assistant district prosecutor at Prosecution Department ICT. He has also been appointed as the Special Prosecutor of Special GBV Court under the Anti-Rape Act by the Ministry of Law and Justice. Mr. Abbas has conducted the successful prosecution in hundreds of cases, including some high-profile cases such as the Noor Muqaddam murder case, Usman Mirza case, Farishta murder case, etc., as well as numerous other gender-based violence cases. Thank you so much today, Mr. Abbas, for giving us time and for joining us. So to start off, I want to ask you, what are the major reasons for the high rate of acquittals in serious sexual violence cases? जी, इसमें जो सेक्सुअल वायलेंस केसेस हैं ये बहुत सेंसिटिव नेचर के केसेस होते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें जो होती हैं वो रेलेवेंट हैं, जिसको देखा जाए तो वो एक्विटल की जो है बेसिस बनती हैं। जैसा एक मेन रीज़न ये है कि हमारी पुअर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अब उस पुअर इन्वेस्टिगेशंस में अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछें तो वो आगे से आपको कहेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, देयर आर अदर हर्डल्स। और एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लॉ को, मतलब उन्होंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है लॉ की कि उन्होंने किस तरह से जो है उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिर एक और मेजर रीज़न ये है कि जो आम पब्लिक है जनरल, उसको अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने किस तरह से रिपोर्ट करना है आपके जो सेक्सुअल वायलेंस के मैटर्स हैं उसको। अब बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि जैसे हम फेमिलियर हैं कि ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा बैकलॉग है केसेस का, और जो केसेस हैं वो डिसाइड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और इस दौरान जो विक्टिम्स होती हैं उनकी जो उनको सफ़र करना पड़ता है उस पेन के, उस ट्रॉमा से, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि वो उस केस की पैरवी करें, या वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो अपने बयान से मुनहरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो एक्विटल्स में सामने आते हैं। फिर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हम लोग जो हैं वो फेक विटनेसेस डाल देते हैं। जैसा बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आम पब्लिक जो है वो विटनेस बनने को तैयार नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि अपने कोई रिश्तेदार हैं, अपने कोई भाई हैं, उसको डाल देते हैं कि ही वाज प्रेजेंट एट द स्पॉट। अब वो जब एविडेंस की स्टेज पे आता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, और जिसकी वजह से जो है कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं और एक्विटल उसमें हो जाते हैं। तो देयर आर मैनी थिंग्स विच आर रेलेवेंट, जो इसके बारे में काफ़ी एक डिटेल में डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ब्रीफली ये हैं कि काफ़ी ज़्यादा विटनेसेस की और इन्वेस्टिगेशन के जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से एक्विटल ज़्यादा। तो दीज आर द मेजर डिफेक्ट्स विद रिगार्ड टू प्रोसिक्यूशन जो नहीं सही हो पाती फिर एज ए रिजल्ट। जी, ऐसे ही है। बिल्कुल। फिर आई वांटेड टू कम टू व्हाट द डेफिशिएंसीज आर इन इन्वेस्टिगेशन। जैसे आपने कहा कि दैट्स वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर द हाई एक्विटल रेट इन सेक्सुअल वायलेंस केसेस। तो कौन सी ये डेफिशिएंसीज हैं? आपने कहा कि उनकी नॉलेज कम है आईओज़ की, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप एलैबोरेट करके बता सकें कि क्या डेफिशिएंसीज हैं इन्वेस्टिगेशंस में इन सच केसेस। अब इसमें यह है कि जो लॉ है वो किसी भी केस को प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म देता है। जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने ये सेटल कर दिया है कि प्रोसिक्यूशन जो है उसने अपने ही पैरों पे खड़ा होना है। वो ये क्लेम नहीं ले सकती कि जी अक्यूज़ जो है वो इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर नहीं कर सका, इस वजह से जो है उसको हम उसके अंदर कन्विक्ट कर दें, या कोई और वजह भी नहीं बना सकती। प्रोसिक्यूशन ने वो चीज़ प्रूव करनी है। अब उस मैनर को जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो दैट विल क्रिएट अ डाउट। अब जो डाउट है वो ये कहा जाता है कि जो अक्यूज़ है वो फेवरेबल चाइल्ड ऑफ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है, उसको जितना बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है वो सिर्फ अक्यूज़ को दिया जाएगा। इफ़ देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस तो जो बेनिफिशियल है अक्यूज़ के तो उसमें इंटरप्रिटेशन में उसको लेके जाया जाएगा। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे पास जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अब 2019 की एक जजमेंट है इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा केस सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर गाइडलाइंस लिख दी गई हैं कि वीडियो पे रिलायंस तब होगा जब उसकी फॉरेंसिक होगी,
उसके अंदर ये सर्टन होगा कि जो बंदे नज़र आ रहे हैं वो कौन है, उनकी आइडेंटिटी, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनकी एक ट्रांसक्रिप्ट होगी, ओरिजिनल सोर्स होना चाहिए आपके पास। अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब मैं बहुत सारे केसेस में देखता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज ली गई है या विक्टिम जो है या कंप्लेनेंट जो है उसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग दी है, और आईओ जो है उसको इतना नहीं पता बेसिक रिक्वायरमेंट कि इसकी फोरेंसिक करानी मस्ट है। अगर वो फोरेंसिक नहीं कराएगा तो वो वीडियो तो देखा भेज रहा है ट्रायल के टाइम, बेल स्टेज पे भी शायद वो काम आ जाएगी कि जज साहब देखेंगे कि जी सब कुछ नज़र आ रहा है उसके अंदर। लेकिन जब वो ट्रायल स्टेज पे जाएगा तो उस टाइम पे वो क्या होगा कि वो उसी जजमेंट को रेफ़र करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जो लेट डाउन प्रिंसिपल है उस पर पूरा नहीं उतरेगा, वो एविडेंस डिस्कार्ड। जब एविडेंस डिस्कार्ड तो कोर्ट रिलाई नहीं कर सकती उस पर। फिर इस तरह से और केसेस होते हैं जिस तरह 164 की स्टेटमेंट है, अब वो मैंडेटरी कर दी है एंटी रेप एक्ट ने। पहले भी 2013 की जजमेंट है उसके मुताबिक 164 की स्टेटमेंट एज सुन एज पॉसिबल रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर सेट डाउन हो जाए कि किस तरह से अक्रेंस अकर हुई और किस तरह से कौन कौन से एक्यूज इन्वॉल्व थे, उनका क्या रोल था, स्पेसिफिक रोल्स उनके एट्रीब्यूटेड हों। लेकिन वो क्या होता है कि वो रिकॉर्ड ही नहीं करवाते। अब जब वो रिकॉर्ड नहीं करवाई आपने स्टेटमेंट, तो कल विटनेस जो है अगर अपनी स्टेटमेंट से मुनहरिफ होता है, खातून है या जो भी विक्टिम है, वो आगे अपनी स्टेटमेंट से फिर जाता है, तो लॉ ये कहता है कि जो पुलिस के सामने सिर्फ ओनली स्टेटमेंट रिमेन्स दिस द स्टेटमेंट बिफोर पुलिस। अब जो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको प्रोसिक्यूशन यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ इनएडमिसिबल इन एविडेंस। 164 की तो मैजिस्ट्रेट के सामने हम यूज़ कर सकते हैं उसको, तो वो चीज़ इशू आ जाता है उसके अंदर। तो इस तरह से जैसा एक आइडेंटिफिकेशन परेड का एक मेथड दिया गया है, उसके अंदर बताया गया है कि जी आपने 8 to 11 डमीज़ रखनी है साथ, उसी सेम फीचर्स की, सेम हाइट की, उसको खड़ा करेंगे। और बेसिकली इट इज़ कॉल्ड टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ द मेमोरी, या उसकी जो अक्यूज जो विटनेस है उसका टेस्ट किया जाता है कि वो वेदर ही कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन और नॉट। अब उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो सुपीरियर कोर्ट्स ने कहा कि जी उनका रोल स्पेसिफाइड होना चाहिए, कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट जो है वो इनफ नहीं है, रोल स्पेसिफाई करें कि इसने क्या किया, किस हद तक इसका रोल था। अब बहुत सारे हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, इवन मैं ये कहूँगा कि जब वो आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करवाते हैं तो वो आइडेंटिफिकेशन परेड तो कंडक्ट करा दी, आइडेंटिफिकेशन होगी और रोल का उन्होंने पूछना है कि इसका क्या रोल था, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। फिर उन्होंने 2 एक्यूज़ की इकट्ठी आइडेंटिफिकेशन परेड करवा दी। एक लाइन उन्होंने लगाई, पहले एक्यूज़ को बिठा दिया, दूसरी लाइन पीछे ही उसके खड़ी है बिल्कुल, उसमें दूसरा एक्यूज़ बिठाया। हालांकि लॉ सेटल्ड है कि जॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड की कोई बात नहीं है। अब ये हो रहा है, स्टिल आज तक हो रहा है, मैं अभी तक केसेस देखता हूँ। तो उसके अंदर जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। एक्यूज़ अरेस्टेड है लेकिन उसको राइट टू क्रॉस एग्जामिन नहीं दिया गया, उसके सामने स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हुई। अब वो शुरू में तो वही बात है कि टेंटेटिव असेसमेंट की टाइम तक, बेल की स्टेज तक तो ठीक है, लेकिन जब वो ट्रायल स्टेज पे आया तो वो डिस्कार्ड। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें कि टाइमली आप जो FIR रजिस्टर नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें लकूना छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं करते। एक विक्टिम है, उसके क्लोथ्स बहुत ज़रूरी हैं, लास्ट फोन, उसके ऊपर कोई स्टेन्स हो सकते हैं जिसके थ्रू डिटेक्शन हो सकती है, लेकिन वो नहीं करते। तो इस तरह से बहुत सारी कहा जा सकता है जो चीज़ें मौजूद हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लूप होल्स को डिटर्मिन करते हैं। बिल्कुल नहीं, थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट गिव्स अ वेरी एक्सीलेंट ओवरव्यू ऑफ द मेजर लूप होल्स जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन में इन सच केसेस। फिर आई वुड लाइक टू कम टू whether there are any protocols in place to ensure कि जब एक रेप विक्टिम है, they have undergone severe trauma, कि जब वो अपनी टेस्टिमनी देती है या देता है तो whether they do so in a comfortable environment, किस environment में ये ली जाती है, कोई गाइडलाइंस दी गई हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, या फिर जिसको वो बता रहे हैं एट अ पुलिस स्टेशन, कोई जेंडर सेंसिटाइजेशन हुई है विद रिस्पेक्ट टू दिस? व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स और जनरल गाइडलाइंस दैट आर फॉलोड टू मेक अ रेप विक्टिम फील कंफर्टेबल इन सच एन एनवायरनमेंट? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो एंटी रेप एक्ट जो पास हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेप विक्टिम्स को बहुत ज़्यादा हद तक प्रोटेक्शन देती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया।
जिस तरह उसके अंदर एक एंटी रेप क्राइसिस सेल का जिक्र है जो अभी तक इस्टेब्लिश ही नहीं हुए, वो इस्टेब्लिश होने थे हॉस्पिटल्स के अंदर। अब वो बेसिक चीज़ है कि एक विक्टिम है जिसने जाके रिपोर्ट करना है, मेडिकल एविडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन अ केस ऑफ रेप और सेक्सुअल वायलेंस का कोई भी केस। तो अब उसके अंदर जब वो हॉस्पिटल के अंदर कोई इस तरह का वो नहीं दिया गया, आपका एंटी रेप क्राइसिस सेल नहीं दिया गया, तो वो इश्यूज बिल्ड होते हैं। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिस तरह से अगर आईओ जो है वो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है तो लॉ रिक्वायर करता है कि कोई फीमेल पुलिस ऑफिशियल या फिर कोई उसका फैमिली मेम्बर उसके साथ मौजूद हो। इसी तरह से 164 की जब स्टेटमेंट होगी तब भी ये चीज़ उसको अकम्पनी करेगी। उसको मेडिकल के टाइम पे भी हम ये मेक श्योर करते हैं, जो होता भी है एविडेंस के अंदर, कि मेडिकल के टाइम जब भी उसको लेके जाया जाता है तो एक फ़ीमेल डॉक्टर उसको एग्जामिन करती है, दिस इज़ मस्ट। और उसको फीमेल जो लेडी कांस्टेबल है एटलीस्ट वो कंपनी करती है अगर उसका कोई साथ घर से कोई उसके मौजूद नहीं। फिर जब व्हेन इट कम्स टू ट्रायल की स्टेज पे आता है, जो एविडेंस में आता है, तो वहाँ पे डिफरेंट मेजर्स हमने लिए हुए हैं जो उसको, जिस तरह से एंटी रेप एक्ट जो है उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि इन कैमरा ट्रायल से ये मुराद होती है कि जो रेलेवेंट बंदे होते हैं ट्रायल के अंदर, जिस तरह एक्यूज हो गए, उनके कॉन्सल्स हो गए, विक्टिम हो गया, कंप्लेनेंट हो गया, वो सिर्फ मौजूद हों और बाकी जो इररेलेवेंट लोग हैं वो ना हो उस टाइम पे मौजूद। कभी कभार होता है ऐसा कि ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ केसेस जिसको डिसाइड करना होता है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि जितना हद तक हो सके उसको किया जाए। फिर उसके अलावा एक विटनेस प्रोटेक्शन शील्ड, मतलब बेसिकली एक शील्ड सी है उस कोर्ट के अंदर मौजूद कि अगर विक्टिम जो है वो उसके अंदर उस साइड पे दूसरी साइड पे खड़ा हो जाए तो उससे ये होता है कि वो नज़र नहीं आता अक्यूज्ड को, तो उसको थोड़ा सा वो कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट मिल जाता है कि नो वन इज़, मतलब उसको घूर कोई नहीं रहा, कोई उसको देख नहीं रहा, तो वो एक कंफर्टेबल मैनर में। फिर उसको काउंसलिंग वगैरह की जाती है। और मैनर्स ये है कि हम ऑनलाइन भी उनकी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इफ़ द विक्टिम इज़ नॉट फीलिंग वेल कि वो यहाँ पे आएँ और चल के आएँ, तो हम ऑनलाइन उसको लेके ऑनलाइन ही क्रॉस एग्जामिन करके, और बेशक उसके साथ उस टाइम पे कोई उसका घर वाला भी मौजूद हो सकता है, वहाँ ये चीज़ मेक श्योर की जाएगी कि वो उसको बताए ना, क्योंकि ताकि उसकी एविडेंस प्योर रहे। लेकिन ये चीज़ है कि वो ऑनलाइन थ्रू वीडियो लिंक उसका रिकॉर्ड हो सकता है। Jenny, that's very encouraging to hear that certain, if not all the measures are being implemented, but certain measures are being implemented to make sure that the victim is comfortable. That's great. फिर I wanted to come to victim blaming. I think जो motorway incident हुआ था उसके बाद से there was a lot of uproar about certain comments that were made with regard to the victim कि उसको उस वक्त नहीं निकलना चाहिए था अकेले, all of that. So I wanted to come to that कि at what stages, since आपका prosecution से ताल्लुक़ है तो आपने देखा होगा during different stages of the process. So I wanted to know कि at what stages of the criminal trial process have you seen victim blaming and how it can be addressed? जी, इसमें ये है कि नॉर्मली हमारी ये तो बेसिकली सोसाइटी का बिल्डअप है। हमें ये चीज़ एड्रेस करने के लिए इसको एक बहुत टाइम लगेगा, हमें हमारे नॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट होंगे और उसके अंदर हम वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बिल्ड होगी। लेकिन होता ज़रूर है, लेकिन लॉ कितनी रेलेवेंस लेता है उसको, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह जब मैं नूर मुकद्दम ट्रायल कर रहा था तो उसके अंदर आपकी भी नॉलेज में होगा कि उस टाइम पे भी एक बात स्टार्ट हुई कि दे वर हैविंग लिविंग रिलेशनशिप, और मतलब वो उसके साथ मर्जी से आई थी उस घर के अंदर। नाउ जब हमने उधर आर्ग्यू किया तो हमने ये कहा कि जो चीज़ रेलेवेंट है वो ये है कि अगर वो आई भी है अपनी मर्जी से उस घर, तो एब्डक्शन वहाँ स्टार्ट नहीं होती। एब्डक्शन तब स्टार्ट होती है व्हेन शी वांटेड टू लीव और वो उसको जाने नहीं देता, और उसको अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग मारनी पड़ती है, एंड स्टिल उसको वो बालों से पकड़ता है बिल्कुल और अंदर ले जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ डिफर करती है, यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आप विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते। लॉ ने ये चीज़ सेटल कर दी है। मंसूर अली शाह साहब की इसमें जजमेंट है कि इवन द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम इज़ नॉट रेलेवेंट एट ऑल। आपने अगर बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ें तो उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है कि अगेंस्ट कॉन्सेंट, अगेंस्ट हर विल, इफ़ शी इज़ नॉट विलफुल, इफ शी डज नॉट इज़ नॉट गिविंग द कॉन्सेंट, अगर और वो सुई ज्यूरिस है, मतलब वो शी इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो दैट इज़ रेप।
इन अदर केसेस कि अगर शी इज़ गिविंग कंसेंट और वो इलीगल रिलेशनशिप है उनका, दैट कैन बी डेल्ट इन अदर अंडर अदर ऑफेंसेस कि एडल्ट्री हो सकती है, फॉर्निकेशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. जो मैटर इन हैंड है, एक बंदी मर्डर हो गया है, ये चीज़ उसको जस्टिफाई नहीं करती कि आप क्या उसके साथ रिलेशनशिप है कि नहीं. किसी ने उसको ये ऑथराइज नहीं किया था कि आप इसको कैद करके रख लें, आप उसको जो है मार दें. तो इस तरह के बहुत सारे केसेस ज़रूर आते हैं. उस्मान मिर्ज़ा केस के अंदर भी यही चीज़ थी कि जी दे वाई एट द फर्स्ट प्लेस वो उस कमरे में क्यों गए. बिल्कुल. अब ये चीज़ रेलिवेंट है कि जो वीडियो में जब नज़र आता है कि उसको मार रहे हैं ब्रूटली, उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं, ये चीज़ रेलिवेंट है. आप इस चीज़ को भी देखें. बिल्कुल. सो आई थिंक एक जनरल माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का विच विल टेक सम टाइम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ गेटिंग बेटर. मतलब आजकल आप देखते हैं कि हर बंदा एजुकेटेड है, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करता है जो एजुकेटेड बंदा है, लेकिन जो पुराने ज़माने के माइंडसेट एक चल रहा है, ज़रूरी उसको ख़त्म करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा. एब्सोल्युटली. फिर आई थिंक वन ऑफ द मेजर डिटरेंट्स हमारी सोसाइटी में फॉर रिपोर्टिंग ऑफ सच केसेस इज़ ऑल्सो कि एक विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी या इट विल स्प्रेड ऑन द मीडिया. सो इस चीज़ को हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं विद इन आर एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क. हाउ इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ रेप केस और अ सेक्शुअल वायलेंस केस प्रोटेक्टेड करेंटली इफ़ एट ऑल. इसमें वैसे तो अभी तक मेजर्स तो ज़रूर हैं कि जैसा एंटी रेप एक्ट के अंदर ये चीज़ है कि यू कैन यूज़ अ सूडो नेम फॉर द विक्टिम, और उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो, उसकी वजह से उसको आप कहीं घर से ज़्यादा किसी और जगह किसी सेफ प्लेस पे लाइक दारुल अमान में शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी और वैसे भी. लेकिन बहुत सारे केसेस में जनरली टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा नहीं देखा कि विक्टिम की आइडेंटिटी जो है वो उसको कंसील किया गया हो या उसको मतलब उसको कोई सूडो नेम दिया गया हो. मतलब मोस्टली केसेस के अंदर अगर वो हाई प्रोफाइल केसेस है तो फिर तो वो ट्रायल कोर्ट तक आने से पहले ही वो तो जब रिपोर्ट होता है तो उसी टाइम पे आइडेंटिटी क्या हर चीज़ उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट कर देता है. लेकिन अगर वो हाई प्रोफाइल नहीं भी है तो स्टिल रिकॉर्ड जो है उसका अवेलेबल होता है, लेकिन दो दैट रिकॉर्ड इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन. जो रेलेवेंट बंदे हैं वो इसी की कॉपीज़ लेते हैं, उससे रेलेवेंट होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी हद तक कोशिश की जाती है कि उसकी आइडेंटिटी को, जैसा विटनेस प्रोटेक्शन शील्ड की मैंने जिक्र किया, तो उसके अंदर उनको जितनी हद तक हो सके उनका पॉसिबल है, लेकिन फिर भी प्रॉपरली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया. ओके. आई बिलीव मोटरवे इंसिडेंट वाले केस में शायद सूडनम ही यूज़ किया था. हाँ जी, उसके अंदर वो हुआ है वो, लेकिन मोस्टली जो जनरली तो बहुत ज़्यादा केसेस है ना, 100 ऑफ केसेस. बिल्कुल. तो एक केस वो चूंकि हाईलाइटेड था, लेकिन उसमें हाँ ये है कि उसका विक्टिम का नाम नहीं आया, कभी मीडिया पे भी नहीं आया, लेकिन वो स्टार्ट से मीडिया प्लेड अ रिस्पॉन्सिबल रोल के उन्होंने. So that's a best practice that needs to be adopted for all such cases. That should be adopted. Absolutely. फिर मैं I think our audience would also want to know कि when a victim is a minor, वो एक adult नहीं है, तो are there any special protocols that are in place for dealing with such a victim? अब इसके अंदर ये चीज़ है कि नॉर्मली जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है उस पे तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि उसमें बस इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि व्हेन शी इज़ गोइंग फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन और फॉर मेकिंग अ स्टेटमेंट तो शी इज़ अकम्पनीड बाय अ लेडी. मतलब उसको आप लेडी को कोई कांस्टेबल उसको कंपनी करती है या कोई फैमिली मेम्बर कंपनी करता है. बिल्कुल. और एट द ट्रायल स्टेज ये ज़रूर होता है कि जो कोर्ट है वो ख़ुद उसकी अपनी प्रोटेक्शन में उसको मतलब लेती है कि उसके ऊपर क्वेश्चंस पुट करती है, उसकी मैच्योरिटी को अंडरस्टैंड करती है कि शी मतलब जो विक्टिम है मेल है या फीमेल है, दोनों में से इफ़ दे आर ए मैच्योर इनफ टू गिव द एविडेंस, वो क्वेश्चंस पुट करते हैं और फिर उनकी एविडेंस रिकॉर्ड होती है. और उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम कोशिश करते हैं कि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि बच्चों को ऐसी जगह मतलब कोर्ट है नॉर्मली, वैसे तो ऐसी कोई जगह नहीं होती, कोई लॉ की सबको अवेयरनेस होनी चाहिए और कोर्ट्स में आने से डरना नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए. लेकिन फिर भी बच्चे हैं, अगर वो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं या और बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि उसको ऑनलाइन उनकी रिकॉर्ड की जाए स्टेटमेंट. और अगर जो है वो विक्टिम आता भी है कोर्ट में तो उसकी एक सेपरेट प्लेस हो
जैसा इन नॉर्मल केसेस हम ये करते हैं कि जज साहब के साथ एक चेयर लग जाती है, जो कि नॉर्मली आपने कभी देखा भी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता कि जज साहब को अपने साथ बिठा लें, लेकिन सम जजेस आर काइंड इनफ कि वो कहते हैं कि जी आप इधर बैठ जाएं और उनको पहले पूछ के कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये वो, उसको नॉर्मल करके फिर उसके बाद जी क्या हुआ था, अक्यूज प्रेजेंट इन द कोर्ट है, आप उसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जी पहचान सकता हूँ, इसने ये किया था, इसने ये किया। तो बस हम खुद से कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक चीज़ें हो जाएं, बाकी तो ये है कि स्पेशल मेजर्स इस तरह के कोई नहीं है कि उनके लिए सेपरेट रूम हो या कोई और चीज़ें हो जिससे मतलब कोई एक बंदा उनको हर टाइम पे कंपनी करे, उनका काउंसलर हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। काउंसलिंग नहीं होती, यानी काउंसलिंग मतलब प्रोसिक्यूटर करता है या उनके साथ अगर कोई पेरेंट्स उनके आए वो काउंसलिंग करते हैं या जज साहब कर देते हैं। अब जिस तरह एंटी रेप एक्ट के अंदर एक चीज़ यही की है इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो दैट इज़ नॉट इन प्लेस। तो वो होना चाहिए, कैसे लोग हों जो जिनको अंडरस्टैंडिंग हो लॉ की और वो उनको समझाएं। फिर इस तरह के पैनल्स, बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें लोग जो विक्टिम्स हैं वो लॉयर्स नहीं कर सकते। अब बीइंग अ प्रोसिक्यूटर मैं उनका केस तो कंडक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ज़रूरी मतलब उनको हर टाइम पे काउंसलिंग नहीं कर सकता कि वो मुझसे जो है वो दरमियान, क्योंकि और केसेस में मैं डील कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर उनका केस जब है टेकअप कर रहा हूँ तो उस टाइम पे तो ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन बाद में अगर उन्होंने कोई चीज़ पूछनी है ये तो हो सकता है मैं एक्सेसिबल उस टाइम पे ना, तो उनके साथ उनके प्राइवेट उनके काउंसल्स होने चाहिए, जो एक लिस्ट है होनी चाहिए जो स्टेट प्रोवाइड करे उनको, जो रिक्वायरमेंट भी है ARA की, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका प्रॉपर्ली। ये इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर्स का आपने मेंशन किया, इनका थोड़ा सा आप रोल बता सकते हैं? जी, ये कोई भी हो सकते हैं नॉर्मली इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर, कोई लॉयर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई जो है वुमेन मतलब ह्यूमन राइट्स वर्कर हो सकता है, या कोई मीडिया पर्सन हो सकता है जिसकी टेंडेंसी हो कि वो सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं। तो उनकी एक लिस्ट बेसिकली स्टेट प्रिपेयर करेगी और उनकी आफ्टर मतलब उनको स्क्रूटनी उनकी करने के बाद उनको अपॉइंट किया जाएगा और वो फिर केस टू केस जो है उनको वो करेंगे अटैच, जिसके अंदर उनका ये काम होगा कि वो उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, उनको सपोर्ट दें कि इस केस के अंदर क्या हो रहा है और क्या प्रोसीडिंग्स रही हैं, ताकि क्योंकि उनके लिए तो लीगल टर्मिनोलॉजीज़ को समझना जो है मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट कोई एक ऐसा बंदा हो जो सेन इनफ हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो चीज़ें पढ़ के उन्हें समझा सके कि क्या हो रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि हर टाइम पे वो उनके साथ एक बंदा होगा जिसके साथ हम भी कोलैबोरेट कर सकते हैं कि हम इसमें आगे नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं और उसके अंदर आप उसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वी कैन गाइड देम। लेकिन उस तरह से होने ज़रूर चाहिए जो उनको प्रोटेक्शन दें। अगर वो कहीं पे एप्लीकेशन अपनी प्रोटेक्शन की मूव करना चाहते हैं तो वो इस चीज़ को नहीं समझते कि क्या एप्लीकेशन उनको लिखनी है और किस फॉर्म पे देनी है, तो वो चीज़ वो ये कर सकते हैं कि वो आगे जाहिर सी बात है उनका एक पैनल है, गवर्नमेंट के पैनल पे होंगे, पुलिस उनके साथ कोलैबोरेशन में होगी और डिपार्टमेंट्स होंगे, तो वो आपस में उनके साथ हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वो इम्प्लीमेंट किया जाए तो ज़रूर उसके अंदर बहुत बेहतरी है। आई थिंक दैट वुड बी अ वंडरफुल एडिशन एंड समथिंग दैट आई थिंक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर विक्टिम्स एज वेल। यू मे से सो फिर आपने मेंशन किया कि रिजाइलिंग ऑफ विटनेसेस का एक थोड़ा सा इशू होता है। सो हाउ कॉमन इज़ दैट फॉर रेप विक्टिम्स टू रिजाइल एंड हाउ इन योर ओपिनियन कैन दिस बी रेमेडीड? जी, बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर नॉर्मली ये देखा जाता है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ऑन द सेफ साइड के 3 to 4 केसेस आउट ऑफ 10 जो हैं उसमें रिजाइल हो जाते हैं विक्टिम्स। और स्टिल देयर इज़ अ रेमेडी के मतलब हम उसको परस्यू करते हैं। स्टेट जो सेक्युलर ऑफेंसेस के जितने भी केसेस हैं दे आर नॉन कंपाउंडेबल से मुराद है कि उनके अंदर सुलह नहीं हो सकती। तो अगर कोई विक्टिम है और वो आके कहता है कि जी मैंने इसको माफ़ कर दिया अल्लाह की रज़ा के लिए, कंपनसेशन ले लिया, कुछ भी कर लिया, तो उससे ये होता है कि वो माफ़ नहीं होता। ऑप्शन लॉ में ये है कि चूंकि वो विटनेस है उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है, और अगर वो अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट जो उसने पहले पुलिस के सामने दी थी, जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन था जिस पे केस रजिस्टर हुआ, अगर उसको सपोर्ट करता है तो फिर तो जाहिर सी बात है वो केस को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो रिट्रैक्ट करता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप इसको बरी कर दें और मैं मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहता या चाहती जो भी है, तो उस केसेस के अंदर हम उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर करते हैं। ये लॉ की टर्म से मुराद ये है कि वो अपने ही वर्जन के अगेंस्ट हो गए हैं, जो प्रोसिक्यूशन जो उनके साथ थी उनके अगेंस्ट हो गए। तो हमें राइट दिया जाता है क्रॉस एग्जामिन करने का उनको,
तो हम उनसे क्वेश्चंस पुट करते हैं और वही जो एविडेंस जो पहले उस रिकॉर्ड पे आया होता है उसको पुट करते हैं। उसमें काफ़ी हद तक ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसा मैंने अभी रिसेंटली कुछ केसेस किए हैं जिसके अंदर मैंने आफ्टर इवन वो रिजाइल हो गए थे विटनेसेस, अपनी स्टेटमेंट से मुनहरफ हो गए थे, लेकिन फिर भी सज़ाएं हुई। उस्मान मिर्ज़ा केस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि उसके अंदर भी सुलह हो गई थी लेकिन फिर भी उसके अंदर सज़ा हुई। लेकिन उसके अंदर डिफरेंस ये था कि उसके अंदर फोरेंसिक एविडेंस बहुत ज़्यादा था हमारे पास, वीडियो एविडेंस का केस था। और लेकिन आम केसेस के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर आप स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दोबारा आ जाए तो इसमें सुपीरियर कोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर हॉस्टाइल भी है विटनेस लेकिन वो उसकी जो एविडेंस है वो सपोर्ट कर रही है प्रोसिक्यूशन वर्जन को, तो उसको ऊपर रिलाई किया जाएगा। तो इस चीज़ की वजह क्या है, कॉज ये है कि वो जो एक लंबा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से लेके ट्रायल कोर्ट तक आने तक और फिर उसकी कन्विक्शन देखने तक, तो लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि हम क्या अदालतों में ख्वार हों, जो एक्चुअल वर्ड है वो कहते हैं कि जो ख्वार होते हैं, और क्या हम जाके पुलिस वालों को भी मिन्नतें करें और अक्यूज़ जो है उसकी धमकियाँ भी खाएं, तो क्यों ना बस सुलह कर लें, इसके अंदर अपनी इज्जत भी ख़राब करें। वही कि आइडेंटिटी तो आपकी अगर इधर कोर्ट में तो रिवील नहीं हो रही, लेकिन आप जिधर रह रहे हैं वहाँ पे तो आपको पता है कि वहाँ पे केसेस इस तरह के चल रहे हैं। तो नॉर्मली लोग जो है वो परसू नहीं करते इस वजह से इस मैटर को, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होती, थ्रेट्स आ जाते हैं, या वैसे लोग गरीब होते हैं उनको कंपेंसेशन मिल जाती है, वो एडजस्ट कर जाते हैं। तो देयर आर मैनी कॉजेज़, लेकिन दे कैन बी एड्रेस्ड। मतलब हम तो लीगली तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि उसको अगर प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप किया जाए, उनको अगर आप प्रोटेक्शन स्पेशल मेजर्स दें, उनकी गाइडेंस करें, काउंसलिंग करें, उनको आप मोटिवेट करें कि वी कैन सिक्योर द कन्विक्शन, अगर आप हमारा साथ दें तो इसमें हो सकता है इसमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी कहा कि ये भी बहुत मेजर कंसर्न होती है कि बहुत लंबा चल जाता है ये प्रोसेस सारा ट्रायल का। सो इसके ऊपर मैं पूछना चाह रही थी कि व्हाट इज़ द एवरेज टाइम लाइन दैट एक रेप के केस में ट्रायल चलता है, एंड हाउ कैन यू अवॉइड डिलेज इन दिस प्रोसेस? अब इसमें अगर लीगली देखा जाए तो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी रेप एक्ट उसमें 4 महीने का टाइम प्रोवाइड कर दिया गया कि विद इन 4 months जो है हमने हर केस को डिसाइड करना है। लेकिन अब इशू ये आता है कि एक कोर्ट है जिसके पास पेंडेंसी है 400 केसेस की, तो वो 4 month के अंदर अगर वो डेली बेसिस पे भी देखे तो हो सकता है 30 केसेस लगे हों, 40 केसेस लगे हों, तो हर केस के अंदर एविडेंस रिकॉर्ड करना और उसको परस्यू करना पॉसिबल नहीं। तो उसके अंदर ये होता है कि वो स्टिल वी आर, हम काफ़ी अच्छा हमारा जो है वो मतलब स्पीड है कि ट्रायल कंक्लूड करने की, लेकिन स्टिल ये है कि काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें साल लग जाता है, जिनमें 1.5 साल लग जाता है, बहुत सारे केसेस जो है। और रीजंस इसकी बहुत सारी हैं, जिस तरह कुछ जो है वो लॉयर्स जो हैं वो भी डिले करते हैं कि उनकी पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपने इधर वे, और लॉ में ऐसा है कि आप एक एप्लीकेशन दें दूसरी एप्लीकेशन दें, तो वहाँ पे कोई ना कोई थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। लेकिन अब उसको और वजह उसकी ये है कि जैसा जब इन्वेस्टिगेशन है उसको लॉ की रिक्वायरमेंट है कि वो आपने 17 days के अंदर इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करानी। अब वो चलान आता है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो 4-5 महीने तो वहीं पे डिले हो गए। ट्रायल जब शुरू होगा तो फिर कंक्लूड होगा ना, उसके बाद 4 महीने की डायरेक्शन शुरू होगी। तो वो चीज़ें हैं, एक बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो स्पीड, अब उनके ऊपर भी बर्डन बहुत ज़्यादा है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसके पास रिसोर्सेज कुछ नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए केसेस बहुत ज़्यादा है। उसकी एक चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी सुबह वो शहादत देगा, उसके बाद उसकी 24 घंटे की ड्यूटी होगी, बीच के अंदर हो सकता है 2 ऑपरेशंस भी उन्होंने करने जाना हो, और जो है ना रिकॉर्ड 2 अदालतों में पेश करना हो, तो वो कितना कुछ कर लेंगे। तो मैन पावर जो है एनहांस करनी चाहिए। कोर्ट्स जो हैं, जैसा इस्लामाबाद के अंदर एक कोर्ट अब काम कर रही है, तो वो ईस्ट डिवीजन है और एक वेस्ट है, तो वो दोनों के केसेस डील कर रही है। अब एटलीस्ट देयर शुड बी 2 कोर्ट्स के जो ये वेस्ट का काम अलहदा देखे और ईस्ट का काम अलहदा देखे, जजेस, प्रोसिक्यूटर। अब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास रिसेंटली 4 अदालतें थी मेरे पास, इस अदालत के अलावा स्पेशल कोर्ट का प्रोसिक्यूटर होने के बावजूद आई वाज वर्किंग इन 3 अदर कोर्ट्स। स्टिल मेरी 2 कोर्ट्स उन्होंने अभी कम की रिसेंटली, तो अभी भी मेरे पास एक सेशन जज साहब की कोर्ट है साथ, और उसमें मर्डर ट्रायल्स हैं, जैसा
आज भी बैरिस्टर फात मलिक केस जो है वो उसके अंदर मैंने आर्गूमेंट्स किए, तो इस तरह के बहुत सारे मर्डर केसेस हैं जो बड़े सेंसिटिव इन नेचर हैं और आपको उसमें भी टाइम देना है। तो अगर मेरी एब्सेंस की वजह से वहाँ पे एविडेंस नहीं हो रहा तो मेरी गलती भी तो है, लेकिन मेन इशू तो ये है ना कि प्रोसिक्यूटर्स और होने चाहिए जो उस टाइम पे उस वक्त अवेलेबल हो, क्योंकि मैं एक जगह एक टाइम पे दो जगह तो ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं हो सकता। तो कोशिश तो होती है हमारी, लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से डिले ज़रूर हो जाता है। Okay, so फिर I wanted to come to how you think media's role can be improved, whether it has played a positive role or a negative role in such cases. इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी, इसमें मैं कंसिडर करता हूँ, वैसे तो नॉर्मली आम पब्लिक जो है वो मीडिया को बहुत पसंद करती है इस मामले में, और एवरी पर्सन जिसका केस अगर रजिस्टर हुआ है तो वो चाहता है कि उस केस में मीडिया आ जाए ताकि उसको हाईलाइट हो जाए, बिल्कुल, और वो डिसाइड हो जाए। ये हमारी एक तरह से सिस्टम का अलमिया बन चुका है कि जो चीज़ हाईलाइट नहीं होती तो वो उसका आगे परसू नहीं हो सकता। अब मीडिया का पॉजिटिव रोल तो ज़रूर है, ये आप कि उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि नूर मुकद्दम केस, उस्मान में ये हाईलाइटेड हैं, इसके अंदर डिसीजंस हुए, कन्विक्शन हुए, अच्छे लॉयर्स एंगेज हुए, टीम्स बनी, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हुई, तो ये मीडिया का रोल ज़रूर था। बट व्हाई इजंट दैट द स्टैंडर्ड फॉर एवरी केस? इट कैन नॉट बी स्टैंडर्ड फॉर एवरी केस। मतलब अगर आप मीडिया की बात करिए तो मीडिया तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये है कि एवरी केस के लिए लॉ का स्टैंडर्ड तो लॉ का स्टैंडर्ड तो सेम होना चाहिए ऑब्वियसली। और मतलब आई मेक श्योर कि जितना मैं काम करूँ, आम केस हो या दूसरा हो, तो उसके अंदर जो है वो हम इक्वली काम करें। और बहुत सारे लोग और भी करते हैं इसके अंदर, लेकिन वो नज़र नहीं आते। बात ये है, doesn't get highlighted. हाँ, तो वो अनसंग हीरोज़ जिसे आप कहते हैं तो वो हैं। लेकिन नॉर्मली मीडिया का रोल जो है वो पॉजिटिव ज़रूर है, आप जैसा हाईलाइटेड केसेस में देखा, लेकिन कुछ जगह पे वो इश्यूज़ भी क्रिएट करता है। जिस तरह एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि नूर मुकद्दम केस के अंदर हर डेट के ऊपर मीडिया के बहुत ज़्यादा, मतलब इवन BBC तक जो है वो उसको कवर करता था। तो उसके अंदर एक अब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो उसके अंदर जो अक्यूज़ काउंसिल होता है उसकी ये कोशिश होती है कि जो चीज़ डाउटफुल है या जो चीज़ मिसिंग है उस पर ही सिर्फ सवाल पूछूंगा मैं, बाकी चीज़ें जो उसके अगेंस्ट है उस पर तो सवाल उन्होंने नहीं पूछना ऑब्वियसली। तो एक सवाल पूछा गया कि जी अक्यूज़्ड की उन्होंने पूछा कि पेंट पे जो है वो ब्लड लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था। अब रियलिटी ये थी कि अक्यूज़ ने पेंट पहनी नहीं हुई थी, उसने वो शॉर्ट्स पहनी हुई थी, और उसकी शर्ट पे जो था वो ब्लड डिटेक्टेड था, लेकिन शर्ट का उसने सवाल ही नहीं किया था। तो आईओ ने जो रेलेवेंट सवाल था, अब इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में होता है कि जितना सवाल पूछा उतना जवाब, बिल्कुल। तो जब उसने उतना जवाब दिया तो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जी उसके तो कपड़ों पे जो है वो ब्लड ही नहीं था, उस डिटेक्ट हुआ। इसी तरह से वेपन का सवाल किया तो उसके ऊपर ये था कि उसके डेवलप ही नहीं हुए थे फिंगरप्रिंट्स हैंडल के ऊपर। डेवलप ना होने से मुराद ये है कि उसको साफ़ किया जा सकता है। अब नॉर्मली ये होता है कि फिंगरप्रिंट्स किसी अगर प्लेन सरफेस है उससे इजीली उठाए जा सकते हैं, अगर वो उसके ऊपर कर्व्स हैं तो उस पर भी फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, तो वो डेवलप नहीं हुए। उन्होंने मीडिया में खबर चला दी कि वो मैच नहीं हुए। अब मैच ना होना और डेवलप ना होना टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट है, लॉट ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। कि अगर मैच नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि किसी और के एग्जैक्टली तो उसने नहीं किया हुआ, तो डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं जो कि मीडिया के थ्रू इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग हो जाती है, जो वो अंडरस्टैंड नहीं करते टेक्निकल चीज़ें, और फिर पब्लिक उससे ज़्यादा जो अंडरस्टैंड नहीं करती। लॉ रिपोर्टर्स तो जो मीडिया कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो फिर अंडरस्टैंड करते हैं, आम पब्लिक को तो नहीं पता। वो कहते हैं जी स्टेट ने बेनिफिट दे दिया, बंदा बरी हो गया। बहुत सारे मीडिया में भी ये हुआ कि जी उन्होंने कहा जी बरी कर दिया जो सहाफ़ियों ने ये किया, लेकिन बाद में फिर एक्सप्लेनेशन आई चीज़ें। तो पॉजिटिव रोल ज़रूर है, लेकिन उनको रिस्ट्रेंट थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और देखना चाहिए केयरफुल कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो एडमिसिबल इन एविडेंस हैं, कौन सी नहीं है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ लीगैलिटी थोड़ी सी एस्पेक्ट देखिए। हाँ, वो कोर्ट रिपोर्टर्स को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या चीज़ रिपोर्ट करने वाली है और क्या चीज़ नहीं। बिल्कुल। फिर जो है मैं आना चाह रही थी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैरिटल रेप. Now, several countries around the world have criminalized this as an offence. But what is the existing legal framework with regard to that in Pakistan? Is it an offence in Pakistan? And इस तरह के केसेस कोई आगे आते हैं? इस तरह के केसेस बहुत कम हैं,
जो क्योंकि हमारे नॉर्मली इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है अभी। एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए ये चीज़ आ रही है। लेकिन अगर हम बेसिकली जो डेफिनेशन है लॉ उसकी रेप की उसको देखें तो उसमें एक टर्म आती है कि अगेंस्ट हर कॉन्सेंट, विदाउट हर कॉन्सेंट एंड अगेंस्ट हर विल। नाउ दैट दिस इज़ वेरी ब्रॉड एक टर्मिनोलॉजी है, मतलब ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो दोनों मैरिड हैं या नहीं है। ये एंटी रेप एक्ट की आप बात कर रहे हैं? मैं रेप की जनरल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ जो पहले भी थी और अब अमेंड होने के बाद स्टिल वही है। मतलब पहले जो पुरानी डेफिनेशन है उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है कि अगेंस्ट द विल और विदाउट हर कॉन्सेंट। अब ये दो चीज़ें जो हैं वो एक ब्रॉड डेफिनेशन देती हैं उसकी, जिसके अंदर मैरिटल रेप भी कवर हो सकता है। अब दो शी इज़ लीगली मैरिड, लेकिन दैट इज़ नॉट अ लाइसेंस कि आप हर टाइम पे जो है कोहैबिटेशन कर सकते हैं। तो इफ़ शी इज़ नॉट विलिंग तो ये मोरालिटी का भी आपका एक्सटेंडेड है, और फिर उसके बाद हमारे तो अभी फ़िलहाल मोरालिटी की हद तक ही है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ना। इस तरह के मैंने केसेस देखे हैं नॉर्मली अभी तक कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये इस डेफिनेशन के अंदर कवर हो सकता है। लेकिन देयर इज़ नो स्पेशल लॉ जो मैरिटल रेप को स्पेशली डिफाइन करता जाए। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये है कि इस डेफिनेशन के अंदर अगर आप लाएं भी तो वो जो रिलेशनशिप है आपका वो एक उस चीज़ को सैंक्टिटी प्रोवाइड करता है, एक डाउट क्रिएट कर देता है कि वेदर इट इज़ अ मैरिटल रेप और नॉट। इट वुड बी हार्ड टू प्रूव। इट वुड बी वेरी हार्ड टू प्रूव। अब आपके पास सिर्फ एक जो एविडेंस होगा वो सॉलिटरी स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, राइट। अब उसको भी कितना रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि एक मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान 10 झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो वो जो अक्यूज्ड को जितना लेवल तक हर जुरिस्डिक्शन के अंदर बेनिफिट दिया जाता है, वो इस जुरिस्डिक्शन में भी अगर उसको आप प्रूव करने लगें दैट वुड बी वेरी हार्ड टू प्रूव। तो अगर स्पेशल लॉ फ्यूचर में बनता है तो इसके अंदर शायद चेंजेस आ जाएं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि इसके अंदर बहुत कम केसेस मैंने मैंने कोई इस तरह का केस नहीं किया जिसमें मैरिटल रेप का केस हो। हाँ, किसी लाहौर में या किसी और जगह मेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर शायद इस तरह के केसेस आए हों सामने। Right, because I think it's important to recognize that women are not only subjected to violence by people that they don't know. Right. It can happen within the confines of their house or their bedroom as well. Yes. So I think that is something that should be recognized. एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये तो चले मैरिटल रेप तो एक रिलेशनशिप की बात आ गई, बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें आपस में रिलेटेड होते हैं। Absolutely. मतलब मैं बताने हुए भी आप बंदा सोचता है एक बारी आपकी रूह काम जाती है कि a father would commit rape of her daughter. There's so many cases like that. And he would kill her after that. मतलब इस तरह का केस मैं कर रहा हूँ अभी और वहाँ पे DNA मैच्ड है बच्चे वो फादर का जो सेमिनल मटेरियल है, और फिर उसके बाद जो है उसका कन्फेशन है ऑन रिकॉर्ड कि जी मैंने ऑनर किलिंग की है। 12 साल की बच्ची और कहता है कि जी उसका करैक्टर ख़राब था तो मैंने मार दी। तो ये बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इस तरह की ज़रूर होता है, लेकिन ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए और कुछ जो है हमें प्रॉपर रिलीजन की गाइडेंस भी होनी चाहिए जो कि सिर्फ हमें फ़िरक़ों में ना बांटें, लेकिन ज़रूर उसके अंदर ये करेंगे जो चीज़ हमारे आपस में रिलेशनशिप्स हैं और जो चीज़ें अच्छी हैं उसको अडॉप्ट करके आप उसको एब्सोल्युटली आई कांट एग्री मोर। फिर जो है आई थिंक दीज आर द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। सो आई वांटेड टू कम टू, आपने कहा था कि रिपोर्टिंग के हवाले से बात की थी आपने पहले, सो आई वांटेड टू आस्क कि हाउ शुड अ विक्टिम इंश्योर, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दैट दे शुड टेक if they have been subjected to rape or a sexual offense? What are the first steps that they should take so that उसकी conviction या prosecution जो है सही तरह हो सके at a later stage? बेसिकली ये है कि किसी भी केस को प्रूव करने के लिए हमें एविडेंस चाहिए, और वो जब एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब होता ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं होती नॉर्मली, और मतलब जो विक्टिम्स हैं या आम पब्लिक है जनरल उसको नहीं पता कि मैटर जो है वो कितना सेंसिटिव इन नेचर है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना जल्दी उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। क्रिमिनल केसेस के अंदर एक मिनट मैटर करता है कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपने क्यों इसको डिले किया।
अब इस केसेस के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाती है कि बंदे अपनी ऑनर की वजह से जो है वो रिपोर्ट नहीं करते ये वो, लेकिन फिर भी उनको करना चाहिए। वो जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी जो है वो चीज़ें सॉल्व होंगी। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि जिस तरह मेडिकल एविडेंस है, अब मेडिकल एविडेंस किसी भी आप डॉक्टर से पूछें तो वो ये कहेगा कि जी विदिन 72 आवर्स अगर आपकी बॉडी पे कोई ब्रूज है, कोई वॉयलेंस का मार्क है, या कोई और स्टेन्स हैं, कोई चीज़, कोई डीएनए किसी दूसरे जो असेलेंट है उसका मौजूद है, तो दैट कैन बी डिटेक्टेड और उसके सैंपल्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन आफ्टर 72 आवर्स वो मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। इवन जो रप्चर है आपकी टेक्निकल टर्म्स में, वो भी ओल्ड हो जाता है आफ्टर 3 days। तो दैट वुड गिव अ डाउट कि ये कब का है। मतलब आप उसको फ्रेश में कंसिडर नहीं कर सकते या रिसेंट मैटर्स में नहीं कंसिडर किया। तो एक चीज़ ये कि रिपोर्टिंग आप जल्दी करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि नॉर्मली ये होता है कि विक्टिम्स जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम, मतलब वो सफ़र करती हैं ट्रॉमा से। ये होता है विक्टिम जो बच्चे हैं वो भी इस तरह से होता है उनके साथ। लेकिन एक चीज़ उनके पेरेंट्स को या उस टाइम पे जो भी सेन उस टाइम पे सिचुएशन में उसको ये देखना चाहिए कि वो मतलब जैसा वो बात ले लेते हैं, ठीक है, और कपड़े चेंज कर देते हैं, कपड़े धो देते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। जो डीएनए सैंपल जो स्टेन्स हैं अगर वो वहाँ से कलेक्ट हो जाएं तो वो मैच हो जाएंगे एक्यूज के साथ, और वो मैच होंगे तो वहाँ से डिटेक्शन हो सकती है पॉसिबल। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इससे करने से कुछ होगा कि नहीं, बस मैं जाके FIR रजिस्टर करा दूंगी तो दैट इज़ सफिशिएंट। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। वो उतना ही डाउट्स क्रिएट करता जाएगा। तो ये चीज़ है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा होता है, इमीडिएटली रिपोर्ट करें, इमीडिएटली अपना मेडिकल करवाएं, जो कपड़े हैं वो हैंड ओवर करें, कोई स्टेन्स हैं, कोई चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लेन करें कि अकरेंस की नेचर क्या थी, असेलेंट जो है उसने किस तरह से एक्ट किया, ताकि उसके मुताबिक सैंपल कलेक्शन हो सके और आगे उसकी वो चीज़ रिपोर्टिंग हो सके, और फिर उसी तरह से आगे उसको फिर उसको परस्यू भी करें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलें। तो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि उसको आप उसका फ़ैसला ज़रूर करवाएं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और बहुत सारी इस तरह से की ख़वातीन हैं, इस तरह के बच्चे हैं जो अंडर थ्रेट हैं। आप अपने लिए अगर नहीं करना चाहते तो कम से कम उनके लिए वर्क फॉर देम, कि सोसाइटी के लिए काम करें। इसीलिए क्रिमिनल लॉ है ना, क्रिमिनल लॉ में मैं आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, नॉट ऑफ एनी कंप्लेनेंट। वाई एम रिप्रेजेंटेटिव, मैं स्टेट को क्यों रिप्रेजेंट करता हूँ? क्योंकि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, सोसाइटी है, तो हमें एज होल एक सोसाइटी एक्ट करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल्स के तौर पे। बिल्कुल, वेरी वैलिड पॉइंट। फिर विद रिगार्ड टू, आई थिंक दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू पोटेंशियल रिफॉर्म इन दिस एरिया। आई अंडरस्टैंड कि अभी एंटी रेप एक्ट जो है अभी फेयरली रिसेंटली ही पास हुआ है, बट इफ़ यू वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म, टू रिवाइज एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द लॉ दैट गवर्न्स दीज केसेस, व्हाट वुड यू वांट टू रिवाइज? रिवाइज से ज़्यादा बेहतर है कि जो एक्ट जो बन गया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि रिवाइज के ऊपर सजेशन रिफॉर्म्स तो हर बंदा दे सकता है, लेकिन वो इशू यही है कि वो जो एक्ट हमने इतनी सालों की मेहनत के बाद पास करवाया और वो एक्ट बन चुका है, वो इन फोर्स है, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे और आप अगले लॉ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें और उतने ही साल लग जाएंगे। हाँ, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होंगे जो प्लॉजिबल नहीं होंगे, जो अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा सकते। जिस तरह वो उसका एक सेक्शन प्रोवाइड करता है कि जी एवरी स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस है, वो बिफोर द मैजिस्ट्रेट है या जज है, उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट बने और वो हर टाइम पे वो रिकॉर्डेड सेव पड़ी हो। अब वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा रहा, और मैं समझता हूँ कि शायद आज से 5 साल तक भी शायद ये चीज़ इम्प्लीमेंट ना हो सके कि हर केस में हर विटनेस की हर स्टेटमेंट जो है वो उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग और उसको सेव रखा जाए। तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जैसा उसकी जो डायरेक्शन है 4 महीने की, उसको ऊपर फोकस करने के बजाय आप जो है मैन पावर बिल्ड करने पे और रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो तवज्जो दें, इंसेंटिव्स दें कि जो लोग काम कर रहे हैं उसको जो है वो इनके अंदर प्रेफर करेंगे इस फील्ड के आने के अंदर, अच्छे लोग यहाँ से छोड़ के ना जाएं, रादर इसके अंदर जो है वो काम करें। जिस तरह अब प्रोसिक्यूशन में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें अब हमारा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है 2021 के अंदर जनवरी में।
अब दो मतलब हम मानते हैं इस चीज़ को कि हमें 1.5 साल हुआ है, बहुत यंग डिपार्टमेंट है, हमें बहुत सारे इश्यूज हैं और हमारे प्रोसिक्यूटर्स काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया मैं 4 कोर्ट्स में काम करता था, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है कि हर बंदा जो है वो कहता है कि यार मुझे अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं क्यों ना उधर चला जाऊं। बिल्कुल। तो एक बंदा अगर वो इस फील्ड के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर अच्छा काम कर रहा है और वो छोड़ के किसी दूसरे डिपार्टमेंट चला जाता है तो डिपार्टमेंट को वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लॉस ज़रूर हुआ है। एब्सोल्युटली। और ये चीज़ जो है वो इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे भी उसी तरह फ़र्क डालेगा कि और जो बंदा आ रहा है वो शायद उस तरह से काम करेगा या नहीं करेगा। करना चाहिए, करेंगे, बहुत अच्छा हो शायद, जो गया है उससे भी ज़्यादा। लेकिन ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जो चीज़ जिस तरह कमेटीज़ बनी हैं उनकी प्रॉपर मीटिंग्स नहीं हैं, कोई उन्होंने रूल्स नहीं बनाए इसके अंदर कि किस तरह से प्रोसेस होगा। एंटी रेप एक्ट के अंदर एक चीज़ दी हुई है कि जी जो ट्रायल कोर्ट है वो कन्विक्ट कर सकती है किसी बंदे को, 3 साल की सज़ा दे सकती है, कोई प्रोसीजर नहीं है। कैसे कन्विक्ट करेगी? खड़े खड़े कन्विक्ट कर देगी। अगर करेगी तो व्हाट आर दी राइट्स ऑफ दैट अक्यूज पर्सन? उसको सुना नहीं जाएगा, उनको शो कॉज नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ क्या एविडेंस है। दैट इज़ एम्बिगुअस। मतलब उस चीज़ को रिफॉर्म उसके यही है, मैं ये समझूंगा कि आप उसके रूल्स बनाएं और प्रॉपर जो स्टेक होल्डर्स हैं लाइक डॉक्टर्स, प्रोसिक्यूटर्स, जो उसके अलावा जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, NGOs हैं, उनको आप जो है ऑन बोर्ड लें और उनसे उनकी सजेशंस लेने के बाद वो रूल्स बनाएं, ताकि वो ये ना हो कि वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं और आप लॉ बना रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे लेकिन आप लॉ बना रहे हैं। तो उनकी ओपिनियन ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। हमें इस तरह है ना कि हमें क्या इश्यूज आ रहे हैं मेनली, हमें पता है वो चीज़, लेकिन उनको उनके लिए एक ज़रूर है कि वो एक थ्योरी के ऊपर अमल कर रहे हो सकता है कि जी उन्होंने एक रिसर्च किया और एक स्टडी किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, वो अच्छा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करें और इसके अंदर जितनी बेहतरी आ सकती है उसमें करें, क्योंकि दिस इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया और विच शुड बी मतलब गिवन स्पेशल केयर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेना उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लुक एट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एज वेल। जब आप रूल्स वगैरह बनाएं तो उस हवाले से आपको एक होलिस्टिक तरीके से उस इशू को देखना चाहिए, बिकॉज एज यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट ये बहुत एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। So thank you so much for joining us today. With that, we'll conclude this podcast. I hope our audience will join us for future podcasts relating to criminal justice issues. And I'm sure that you all will find this very interesting and the conversation very informative. Thank you. Thank you so much.